खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी को इस महीने के अंत तक मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश में जुटी है और पार्टी संगठन में मौजूद नेताओं से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है। इसके संकेत है, इसके अनुमान है। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, प्रदेश अध्यक्ष इस महीने के आखिर तक उत्तर प्रदेश को मिल सकता है, लेकिन कौन वो चेहरा होगा, क्या अनुमान है, क्या चर्चा है? देखिए, बिल्कुल यही आजकल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, खासतौर से अगर बीजेपी की बात करें तो, कि कौन नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, किस पर पार्टी दाव लगाएगी। क्या कोई ब्राह्मण चेहरा होगा, क्या कोई पिछड़ी बिरादरी से होगा, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह अब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं और बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि जल्द ही इसी महीने के अंत तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और दिल्ली में एक बैठक होगी। उसी बैठक में नाम फाइनल होगा और नाम पर मुहर लगेगी। पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की कि जो प्रदेश पदाधिकारी है या हमके जो प्रदेश संगठन के लोग हैं, उनमें से ही किसी एक को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके पीछे वजह ये है कि देखिए, वो लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी की रीति नीति को अच्छी तरह समझते हैं, तमाम सारी क्या कार्य योजनाएं हैं, क्या क्या योजना चल रही है, अभियान चल रहे हैं, इन सब चीजों को जानते हैं और प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी जानते हैं। तो इसलिए चर्चा में सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो जो एमएलसी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विजय बहादुर पाठक, उनका भी नाम है। अश्विनी त्यागी जो पश्चिम से आते हैं वो भी एमएलसी हैं, उनका भी नाम चल रहा है। अमरपाल मौर्य जो भी प्रदेश की टीम में हैं और अभी हाल ही में चुनाव लड़े थे, उनका भी नाम है। लेकिन कुछ केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम है, जैसे बीएल वर्मा, वो पार्टी के बड़े लॉयलिस्ट हैं और पार्टी लगातार उन पर भरोसा कर रही है, उनका भी नाम चर्चा में है। भानु प्रताप वर्मा, वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका भी नाम चर्चा में है। इसी तरीके से सांसद हैं बस्ती से हरीश द्विवेदी, उनका भी नाम चर्चा में है। सुब्रत पाठक कन्नौज से सांसद है, उनका भी नाम चर्चा में है। पर ये अब पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि किसको कमान दी जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2024 का लोकसभा चुनाव चूंकि होना है, उस चीज को भी पार्टी ध्यान में रखेगी, जातीय समीकरणों को भी देखेगी, क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश जरूर करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए किसका नाम शामिल है रेस में, वो भी हम आपको बता रहे। पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम भी चर्चा में है, उनको भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा बात करें तो और भी कई नाम इसमें शामिल हैं। 11 बजे आपको बताएं कि इसको लेकर। और अमरपाल मौर्य, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी रेस में है। कई ऐसे नाम हैं, हरीश द्विवेदी हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, भानु प्रताप वर्मा जो कि रेस में शामिल हैं। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। लखनऊ में प्रदेश स्तरीय नेताओं की ये बैठक होने वाली है और बैठक के लिए 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब बैठक की शुरुआत होने वाली है। 2022 चुनाव परिणाम और इसके साथ ही 2024 की प्लानिंग पर चर्चा होने वाली है। बड़ी बैठक सुभाषपा की आज होने जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ओम प्रकाश राजभर मंथन करेंगे। 2022 में जो परिणाम मिले, जो नतीजे मिले पार्टी को, उसको लेकर मंथन होगा और इसके अलावा 2024 की प्लानिंग पर भी चर्चा होगी। और सुभाषपा के महामंथन को लेकर चलिए कुछ जरूरी जानकारी भी आपको दे देते हैं। सुभाषपा की प्रदेश स्तरीय ये बैठक है जो कि आज 11 बजे लखनऊ में होने वाली है। प्रदेश स्तरीय नेताओं की ये बैठक है, लखनऊ में आयोजित की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। इसके अलावा सुभाषपा 2022 के चुनाव परिणाम की समीक्षा भी करेगी। 2024 चुनाव की तैयारियों की प्लानिंग भी इस बैठक में होने वाली है। 11 बजे बेहद अहम बैठक ये होने वाली है। ताजा जानकारी इस पर क्या है, शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शैलेश, सुभाषपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि 2022 में जो पार्टी को नतीजे मिले उसको लेकर और 2024 को लेकर ये बैठक बहुत अहम है, लेकिन ताजा अपडेट आपके पास क्या है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं हम जिस तरह से 22 के नतीजे आए हैं उनको लेकर, तो कहीं ना कहीं सुभाषपा जो है
उसको काफी अच्छा मानती है। उसके पीछे एक वजह भी है, समाजवादी पार्टी के साथ देखिए गठबंधन था सुबह सपा का, और उसमें अगर हम देखते हैं तो रादौर के बाद जो दूसरे नंबर पर हम देखें तो सुबह सपा को ही सीटें मिल पाई है, जीत पाई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज है। अब सुबह सपा का जो लक्ष्य है वो है 2024, और उसमें किस तरह से इस गठबंधन में आगे काम करना है, किस तरह से काम करना है, इन सब चीजों के ऊपर मंथन होगा। लेकिन जो मंथन होगा वो होगा जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मंत्रणा के साथ में कि यानी वो क्या चाहते हैं, पार्टी के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से वो आगे सपा गठबंधन के साथ चलना चाहते हैं, इन चीजों को लेकर वहां पर देखिए मंथन होगा। और जिस तरह से हमने देखा था कि इससे पहले 2017 से 22 तक की जो सरकार रही, ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर विद्रोह किया, उसके बाद मंत्री पद छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के साथ में वो आ गए, इस बार चुनाव लड़े मिलकर। तो उसके बाद कहीं ना कहीं सुबह सपा देखिए लगातार ये कहती है कि सपा में आने के बाद उसने बीजेपी का कहीं ना कहीं नुकसान किया, सरकार भले बन गई हो, लेकिन सुबह सपा ये दावा करती है कहीं ना कहीं उसने भाजपा को नुकसान पहुंचाया है इस चुनाव में। और उनका ये कहना है कि आगे और बेहतर रणनीति के साथ काम करेंगे। जब 24 का चुनाव आएगा लोकसभा, माफ कीजिएगा, जब 24 का लोकसभा चुनाव आएगा तो उसमें भी उनका कहना है कि हम मिलकर काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो बहरहाल ये कहने की बातें अलग है, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसे लेकर सुबह सपा अब मंथन करेगी। ये तय करेगी कि आखिर किस तरह से आगे चलना है, सपा के साथ चलना है या किस तरह से आगे 24 के लिए अपने आप को तैयार करना है। इन सभी चीजों के ऊपर आज लंबा मंथन होगा। 11 बजे से चारबाग के एक ऑडिटोरियम में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, और इस तरह से अगर आप देखें तो अलग से इतना लंबा चौड़ा मंथन का ये पहला कार्यक्रम होगा। जब से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तब से सुबह सपा ने समाजवादी पार्टी के साथ जरूर बैठक हुई, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर की बैठक जरूर हुई है, लेकिन इंटरनल अगर बैठक की बात करें तो इतनी बड़ी ये उनकी पहली बैठक होगी जिसमें 22 पर मंथन होगा जो नतीजे आए, और 24 की तैयारी पर भी मंथन होगा। तो ये कुल मिलाकर, क्योंकि अब सभी दल जो है देखिए 24 के लिए आगे अभी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए भारतीय जनता पार्टी 22 के नतीजे आए और 24 की तैयारी शुरू हो गई, तो अब कहीं ना कहीं बाकी दल जो है वो भी उस लाइन पर चलते हुए दिख रहे हैं कि कैसे अपने आप को 24 के लिए तैयार किया जाए, इसकी स्ट्रेटेजी, इसकी रणनीति आप नजर बना के रखिए शैलेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं विभागों की तैयारी पर सीएम की क्लास की। बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे दें, विभागों के प्रेजेंटेशन का तीसरा राउंड है। सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े विभागों का आज प्रेजेंटेशन होने वाला है। 7 विभागों का आज प्रेजेंटेशन होगा। समाज कल्याण, महिला कल्याण, श्रम और अल्पसंख्यक कल्याण इसमें शामिल है। शाम 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक एनएक्सी भवन में प्रेजेंटेशन होगा। 2 घंटे का ये पूरा प्रेजेंटेशन होगा। सीएम के सामने तमाम ये विभाग प्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे कि आगे के लिए उनकी रणनीति क्या है, कैसे वो काम करेंगे। और विभागों के प्रेजेंटेशन का आज तीसरा राउंड है। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, विभागों के प्रेजेंटेशन का आज तीसरा राउंड, जो कि 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम को खुद सीएम देखने वाले आज। तो विभागों की तैयारी देखेंगे सीएम, और आपको बता देते हैं कि आज किस तरीके से प्रेजेंटेशन होने वाला है, कौन कौन से विभाग आज प्रेजेंटेशन देंगे। देखिए, सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े 7 विभागों का आज प्रेजेंटेशन होगा। ये तीसरा राउंड होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे विभागों की तैयारी, समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण का प्रेजेंटेशन भी होने वाला है। इसके साथ अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग भी इसमें है, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड का भी प्रेजेंटेशन होने वाला है। श्रम, खाद्य एवं रसद और उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। शाम 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक एनएक्सी भवन में सीएम खुद ये पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे, समझेंगे कि आखिर इन विभागों की आने वाले समय में किस तरीके की तैयारी है, क्या उनका रोड मैप है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि विभागों के प्रेजेंटेशन का आज तीसरा राउंड है, जिसमें 7 विभाग आज प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। अलग अलग ये विभाग होंगे जो कि सीएम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे, वो बताएंगे कि आगे के लिए उन्होंने क्या रोड मैप तैयार किया है। और चलिए अब आपको आजम खान से जुड़ी एक बड़ी खबर दे दें। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज यतीम खाना मामले से जुड़ी सुनवाई होने वाली है। इस मामले में आजम खान पर भैंस चोरी के आरोप है।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि आजम खान और उनके समर्थकों पर भैंस चोरी के अलावा लूटपाट और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यतीम खाना प्रकरण के कुल 9 मामले रामपुर कोतवाली थाने में दर्ज है। इस मामले में आज बड़ा दिन है और एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई होने वाली है। आपको बताएं कि 9 कुल केस कोतवाली में दर्ज है। यतीम खाना प्रकरण का ये पूरा मामला है। इस मामले में 9 ऐसे मामले मुकदमे दर्ज हैं कोतवाली में और एमपी एमएलए कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रविशंकर मेरे सहयोगी रामपुर से जुड़ चुके हैं। रविशंकर, आज बहुत अहम दिन है, एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। कौन से वो मामले हैं, कितने बजे सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं 10 बजे से कोर्ट की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी और जो टोटल मामले हैं यतीम खाना प्रकरण के कुल 9 मामले हैं, जिनमें से 3 मामलों में अभी बीते दिनों भी सुनवाई हुई थी। 11 तारीख को 2 मामलों में सुनवाई हुई थी। गवाहों ने गवाही दी थी और इस बात की शिनाख्त की थी कि आजम खान ने 2 दिन पहले वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने उनके ही इशारे पर इस तरीके की कार्रवाई वहां की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, लूटपाट की गई थी। वहां पर उनके जो पशु थे उनको चुराकर ले जाया गया था। तो इन सारे मामलों में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। कुछ मामलों में आरोप तय किए जाने हैं, तो देखने वाली बात रहेगी कि आगे आजम खान के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा क्या आजम खान ही इसमें है या आजम खान के, क्योंकि समर्थकों का नाम भी शामिल आ रहा है, तो कौन से वो लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं? जी बिल्कुल, इसमें 4 लोग नामजद किए गए थे, जिसमें कि आजम खान है, पूर्व सीओ आले हसन है, इस्लाम ठेकेदार हैं और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का नाम भी इसमें है। इसके अलावा 20 से 25 अज्ञात लोग थे जो कि आजम खान के समर्थक बताए जा रहे हैं। उन लोगों को भी उसमें आरोपी बनाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका। और अब बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से दे दें। भाजपा विधायक की गाड़ी से हादसा मामले में अपडेट है। मृतक के पिता का दावा है कि हादसे के वक्त मौजूद थे विधायक योगेश वर्मा। ये देखिए, युवक के जो पिता हैं, जो मृतक युवक है, उसके पिता का ये बड़ा दावा सामने आ चुका है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। हादसे में 2 बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई थी। भाजपा विधायक योगेश वर्मा की पत्नी के नाम से ये गाड़ी है और गाड़ी कब्जे में लेकर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और सदर कोतवाली के रामापुर के पास ये हादसा हुआ, लेकिन मृतक के पिता का बड़ा दावा है कि भाजपा विधायक योगेश वर्मा उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। 2 लोगों की जान चली गई है। भाजपा विधायक की गाड़ी से हादसे मामले में आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। मृतक के पिता का दावा है हादसे के वक्त मौजूद थे विधायक। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। और आपको बताएं कि सदर कोतवाली के रामापुर के पास ये घटना हुई थी। भाजपा विधायक योगेश वर्मा की पत्नी के नाम पर गाड़ी है। योगेश वर्मा की पत्नी के नाम पर गाड़ी है, लेकिन मृतक के पिता का दावा है कि उस वक्त, जिस वक्त हादसा हुआ, खुद उसमें योगेश वर्मा मौजूद थे, जो कि भाजपा के विधायक हैं। नवीन मेरे सहयोगी मौजूद है फोन लाइन पर। नवीन, ये देखिए, ये तो नई बात सामने आ गई। मृतक के पिता का दावा कि उस वक्त भाजपा के विधायक उस गाड़ी में बैठे हुए थे। क्या अपडेट है? जी नवीन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी, प्रश्न दोहराइए। जी नवीन, मेरा सवाल ये था कि जो मृतक के पिता दावा कर रहे हैं कि हादसे के वक्त विधायक योगेश वर्मा उस गाड़ी में मौजूद थे, इसकी क्या सच्चाई समझ आ रही है? बिल्कुल, जैसा कि आज अभी परिजनों से बात की है, तो ये सुमित के पिता है सतीश। जो सतीश का दावा है कि हमारा बेटा जो है अपने भतीजे हमारे साथ में गया था दवाई लेने के लिए और वापस आ रहे थे, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था और उसमें विधायक जी मौजूद वहाँ पर थे, जैसा कि उनका दावा है, उनका कहना है सतीश का कि विधायक वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ही घायल को वहाँ भिजवाया अस्पताल में, जहाँ उनकी एक की मौत हो गई थी, एक की उससे पहले मौत हुई थी। हालांकि इसके साथ ही उनका बड़ा बयान ये भी है कि इस मामले में ये दुर्घटना है और हम कोई भी कार्रवाई नहीं आगे करना चाह रहे हैं। जी, ये परिजनों की बात आप दोहरा रहे हैं नवीन। परिजन ये कह रहे हैं कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते मामले में। जी बिल्कुल, जो मृतक के पिता हैं सतीश, उनका ये कहना है कि विधायक वहाँ मौजूद थे, लेकिन हम आगे की कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारी थी, 2 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में अब परिजनों का क्या कहना है वो भी सुनिए।
दवाई ले जाया था गन्ना में ले हम दुकान से आया तो पता लगा एक्सीडेंट हो गया, फिर अस्पताल लेके गए। तो किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? विधायक किया। तो विधायक जी उसमें गाड़ी में थे क्या? हाँ उसमें गाड़ी में थे। हाँ वह 100 नंबर बुलाई ना तो गाड़ी वहाँ मतलब अस्पताल में दवाई ले। तो सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि नोएडा से है। नोएडा में कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाश को मुठभेड़ में गोली भी लगी है। शातिर बदमाश 25,000 रुपए का इनामी है। घायल बदमाश नीतू उर्फ सैनी लूट में वांछित भी चल रहा था। कब्जे से लूट के 1,15,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। घटना में जो इस्तेमाल मोटरसाइकिल है, एक तमंचा, कारतूस, सब कुछ पुलिस ने बरामद किया है। थाना फेज 2 पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने फेज 2 थाना अध्यक्ष सुजीत उपाध्याय व उनकी टीम को समय पर इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए, इनामियों को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम पुलिस टीम के लिए ऐलान किया है। और अब खबर बरेली से है, जहां बरेली के साई मंदिर में दबंगों ने 2 युवक को पीट दिया है। सपा नेता समर्थ मिश्रा पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट का आरोप भी लगा है। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे 2 युवकों को जमकर पीटा गया। देखिए सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में मारपीट की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना बारादरी थाना क्षेत्र के साई मंदिर की बताई जा रही है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों युवकों की पिटाई हो रही है। मंदिर की ये तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज। सपा नेता समर्थ मिश्रा और उनके साथियों पर मारपीट का आरोप है। बताया जा रहा है कि साई मंदिर में दर्शन के लिए 2 युवक पहुंचे थे और उसी वक्त किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट की गई। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे छानबीन पुलिस कर रही है। मामले की सच्चाई क्या है उसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। और अब आपको गाजियाबाद से बड़ी खबर दे दें। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, अस्पतालों और 11 शिक्षण संस्थानों में पानी के सैंपल फेल हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, अस्पतालों और 11 शिक्षण संस्थानों में पानी के सैंपल फेल हुए हैं और ये गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। गाजियाबाद के 5 व्यावसायिक आरओ प्लांट से सप्लाई होने वाला बोतल बंद पानी पीने लायक नहीं है। गाजियाबाद नगर निगम का जलकल विभाग आपूर्ति करता है पानी की सप्लाई। 30 से ज्यादा कॉलोनियों में दूषित पानी की शिकायतें मिली, जिसके बाद अब देखिए ये बड़ा खुलासा भी हुआ है। और आपको बताएं कि गाजियाबाद नगर निगम का जलकल विभाग ये पानी आपूर्ति करता है, पानी की सप्लाई करता है। 30 से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां जहां पर दूषित पानी की शिकायतें मिली और इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद का जो रिपोर्ट सामने रख रहा है उसमें चौंकाने वाली और चिंता वाली बात सामने आई। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की एक और खबर की। गाजियाबाद में 15 अप्रैल को दिन दहाड़े महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक सवार 2 बदमाश महिला से लूट को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, आप साफ देख सकते हैं कि महिला बाजार से कुछ खरीद रही होती है। इसी बीच सफेद अपाचे बाइक पर हेलमेट पहने 2 बदमाश आते हैं, लूट को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये घटना टीला मोड़ थाना क्षेत्र के पास की है। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें बिल्कुल आप साफ देख पा रहे हैं। एक महिला जो कि कुछ सामान खरीद रही है या वो बाजार में बीच सड़क पर बिल्कुल खड़ी दिखाई दे रही है और टीला मोड़ की ये पूरी घटना है। अपाचे बाइक से 2 बदमाश आते हैं और महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, माफिया मुख्तार अंसारी की करीबी शकील हैदर पर एक और केस। शकील हैदर पर धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश पर ठाकुरगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया। शकील हैदर पर धोखाधड़ी का एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी है। शकील हैदर, जिस पर एक और मामला दर्ज हुआ है, कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और कोर्ट के आदेश पर ठाकुरगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के मामले में यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल का बयान सामने आ चुका है। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है
और यूपी में योगी सरकार है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अपने बयान के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बड़ा आरोप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उन्हें ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। बहुत खराब बात है और श्री बालाजी तो सबके ताड़नहार हैं और जो गुंडे करते हैं, दमन करते हैं, उन पे उनकी गदा भी चलती है। ऐसे सब लोगों का निश्चित रूप से इलाज होगा। जो लोग बालाजी की यात्रा पर पथराव करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सरकार के द्वारा मिलना चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत नियंत्रण में है, सुव्यवस्थित है। उनको लगता है कि केजरीवाल जी को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, केजरीवाल जी को ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से वो असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने का काम करते हैं, उन्हीं के कारण से ये सब चीजें कहीं न कहीं लोग से उठाने का काम करते हैं।